नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं वरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं ये है अपनी जो मेरी पिछली वीपिन से रिलेटेड जो आईपीसेक का इंट्रोडक्शन था उससे नेक्स्ट वीडियो है। आईपीसेक क्या करता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसके सर्विसेज हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम चलेंगे थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन साइड की ओर और जानेंगे कि किस तरीके से आप जो वीपिन टनल बनाओगे उसका जो सबसे जो बेस मॉडल है उसे किस तरीके से आप लोग यूज करते हो। तो किसी भी टनल को बनाने के लिए जब भी आप वीपीएन को बनाओगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आप देख पाओगे किस तरीके से टनल बनाई जाती है और आप की जाती है। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है ऑथेंटिकेशन का। तो हर टनल का एक प्रोसीजरल है। पहले आप क्या ऑथेंटिकेशन करते हो, फिर आप इनक्रिप्शन करते हो और उसके बाद डेटा उसके ऊपर जाता है। तो जो IKE है इसका काम क्या है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है आपको। मीन्स जब भी आप टनल बनाओगे, दो एंड्स पॉइंट के ऊपर जब आप टनल को तैयार करते हो, तो IKE जो है ये इंटरनेट की एक्सचेंज एक प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है कि उन दोनों टनल्स को पे जो भी वो जो मतलब वो जो एंड पॉइंट है टनल्स के, उनको जब आप तैयार करना चाहोगे तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन जो आप लोग यूज करते हो उसको चलाने का काम आप तो सिलेक्ट कर लेते हो। तो उसका जो एक्टिवेशन है, उसका जो प्रोसीजरल एक्टिविटी है या कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी जो रन होती है, उसका सारा कंट्रोल IKE के पास होता है। तो इस वीडियो में आज हम IKE को समझेंगे, इसके फेजेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने भाई स्लाइड के ऊपर। आज आपको बता देता हूँ, उस पावर पॉइंट स्लाइड को मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी कहा था कि सर आप PPT बनाए करिए। दूसरा रीजन ये है कि आप लोग जानते हो कि भाई एक्सीडेंट हो गया था तो फिंगर फ्रैक्चर थी, ये आज भी काम नहीं करते हैं। तो बट फिर भी इसलिए व्हाइट बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ट्राई करता हूँ स्लाइड के ऊपर। आई होप देखो कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कर देते हैं बंद और मूव कर जाते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। ठीक है जी, तो भाई डाउन कैसे होगा। यस, ओके, पेन और ले लेते हैं। ये ठीक है जी। आई गई गए बेसिकली जो आप टनल बनाने जा रहे हो उसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब एक सिंगल साइड, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए आप और एक दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये, इन दोनों के बीच में जब भी आप टनल को स्टैब्लिश करोगे तो IKE क्या करता है, उस टनल के स्टैब्लिशमेंट में सबसे पहले ऑथेंटिकेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है, और अपनी टनल बनाता है जिसे कहते हैं IKE सिक्योरिटी एसोसिएशन, या कह लीजिए IKES। IKES ऐसे को यहाँ पर आप टनल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। यूजुअली टनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि आप एक टनल बनाए, IKE की टनल बनाए जो की एक्सचेंज करे उस पर। ठीक है, और वो टनल क्या करेगी, जो आपके IPsec का ट्रैफिक है उसका जो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन का ट्रैफिक है उसको जो कैरी करता है, मतलब ये टनल क्या करेगी, IKE की टनल IPsec के कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को ट्रेवल कराने के लिए एक बेस प्लेटफॉर्म तैयार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन ही करना है। ऑथेंटिकेशन के बाद फिर आप इंक्रिप्शन के ऊपर मूव हो जाते हो। तो सेम टनलिंग टेक्नोलॉजीज में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को लगाओगे, और ऑथेंटिकेशन का कंट्रोल किसके पास है, IKE के पास, और इसका नाम इंटरनेट की एक्सचेंज इसीलिए रखा है। ठीक है, तो इसमें डिटेल में चलता है तो IKE के भाई दो वर्जन आते हैं, एक है IKE वर्जन 1 और एक आता है IKE वर्जन 2। अगर वर्जन 1 को जानना चाहते हो तो इसकी RFC है 2409, और वर्जन 2 को जानना चाहते हो तो 7296। अभी भी क्या है, वर्जन 1 जो है अभी भी लाइव है, और बहुत सारे जो लेगेसी प्लेटफॉर्म है उन पर भी वर्जन 1 चलता है। तो वर्जन 1 को समझना भी जरूरी है, और वर्जन 1 को समझने के बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, वर्जन 2 बाद में आया है, और वर्जन 2 ने क्या किया, बहुत सारे फीचर्स यानी कि कह लीजिए जो लिमिटेशन थी वर्जन 1 की उनको कवर अप किया है। बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि ये EAP, जैसे कहते हैं सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर लेता है, एंटी डिनायल ऑफ सर्विस कैपेबिलिटी इसके पास रहती हैं, और IPsec टनल को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही कम मैसेजेस की जरूरत होती है इसके अंदर। तो वर्जन 2 वैसे बहुत फायदेमंद है, और बहुत सारे जगह अब आप देखोगे तो वर्जन 2 को ही हम यूज करते हैं जब भी आप VPN टनल्स तैयार करते हो। बट फिर भी वर्जन 1 को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये पुरानी चीज़ है, और
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप वर्जन 2 को समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्जन 1 को देख लेते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये है आइजा कैंप, सॉरी, आइजा कैंप क्या करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? आप आपने को ध्यान होगा, अगर किसी ने पहले कभी वीपीएन के बारे में पढ़ा है तो आइजा कैंप की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ये क्या है? ये वो फ्रेमवर्क है जो की मैनेजमेंट के लिए, जितना भी आप ऑथेंटिकेशन या की एक्सचेंज करोगे उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। मीन्स दिस इज द कंट्रोलर प्रोटोकॉल। इसी के थ्रू, इसी के अंदर ही वो सारी सर्विसेज हैं जो आईकेई की सर्विसेज है। ठीक है, तो आईकेई और आइजा कैम दोनों सेम सेम से दिखाई देता है सिस्को के अंदर। ठीक है, तो दोनों का काम एक ही है। ओरिजिनली जो प्रोटोकॉल है वो आपका इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये वाला। ठीक है, यूडीपी पोर्ट 500 पर काम करता है, यूडीपी बेस्ड सर्विसेज है, तो भैया ये पोर्ट 500 पर काम करता है। अब जितना भी इसका की एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है वो ओकले एंड इसकी भी नेटवर्क जो की एक्सचेंज फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये बना के रखता है। अब बात ये आती है कि भाई ये ओकले क्या है? तो ओकले का क्या काम है कि ये क्या करता है, जितने भी ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज हैं उनको ओकले और डिस्कीमी में डिवाइडेड किया गया। दो डिजाइनर थे, उन्होंने मिलकर एक ये की एक्सचेंज टेक्निक बनाई थी। तो ओकले क्या करता है, जस्ट लाइक आपको बताओ, पीएफएस एक सर्विस होती है, परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी है, या आप कह लीजिए जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है किसी भी आपकी की का, वो सारा काम इसके पास होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का काम इसके पास होता है। स्कीमी क्या करता है? स्कीमी क्या करता है, आपकी कीज को बिल्कुल यूनिक रखता है, एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, या और क्विक की रिफ्रेश एक फीचर है कि आपकी जो कीज हैं बहुत तेजी से रिफ्रेश हों। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिलाने के बाद आपकी ओकलैंड स्कीमी जो आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आइजा कैंप है काम कर पाता है, और आपकी जो की एक्सचेंज होते हैं ऑथेंटिकेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आईकेई को लगाने के लिए दो फेजेस हैं। जब आप आईकेई को इम्प्लीमेंट करोगे, आईकेई की टनल बनाओगे, तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के दो फेज आते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई एक है फेज 1 और एक फेज 2। सभी लोग जानते होंगे फेज 1 फेज 2 की बात होती है। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन पर जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम क्या करते हैं, पहले फेज 1 लगाते हैं और फिर फेज 2 लगाते हैं। फेज 1 का काम क्या है? Establish a bidirectional security association between two IK pairs known as Isaac and Besson। सबसे पहले क्या काम करता है? फेज 1 क्या काम करता है? फेज 1 में जो आप दो एंड पॉइंट्स हैं आपके, इनके बीच में जो आप आईकेई की टनल बनाते हो। आईकेई की टनल क्या है? इसमें आपके दोनों जो पेयर्स हैं इसके बीच में ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और दो बायडायरेक्शनल, एक बायडायरेक्शनल टनल तैयार करता है एक्सचेंज वाला जो होता है, दोनों पेयर्स आपस में बात करते हैं, अपने सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, एक कॉमन एग्रीमेंट पर फॉलो करते हैं, और उसके बाद आपके आई के ऐसे तैयार हो जाती है। और एक बायडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही साइड, एक ही होती है टनल। ठीक है, फेज 1 तैयार होने के बाद फेज 1 क्या है? फेज 2 का बेस है। फेज 2 में क्या है? आईपी सेक की टनल तैयार होती है। मीन्स मेजरली आप अपने एक मेजर टनल को दो पार्ट में तोड़ लीजिए। पहला पार्ट जो है जिसे कहते हैं फेज 1, उसे कहा गया कि की एक्सचेंज की टनल, यानी कि टनल पर अभी तक आपके ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब आप उसके बाद इसमें आईपीसेक की सर्विसेज लगा सकते हो। और आईपीसेक क्या करेगा? ऑथेंटिकेशन प्लस इंक्रिप्शन के साथ आपका काम करेगा। और जितना भी इसका कंट्रोल प्लेन या डेटा प्लेन का डेटा है, यानी कि आपका जो डेटा पासवर्ड, सॉरी, जो डेटा है यूजर का, वो फिर फेज 2 के तैयार होने के बाद आपकी पूरी मेन टनल आप हो जाती है और आपका काम होना शुरू हो जाता है और आप उसे भेज सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी डेटा को प्रोसेस करने से पहले आपको फेज 1 और फेज 2 को तैयार करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम समझ रहे हैं कि ये दोनों चीजें किस तरीके से काम करते हैं। तो आईकेई का रोल क्या है फेज 1 के अंदर? उसका रोल क्या है कि भाई दोनों आईकेई जो पीयर्स हैं, यानी जो दोनों नेबर्स हैं, उनके ऊपर एक बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी चेक कर लेना है, दोनों में एक कॉमन एग्रीमेंट को यूज कर लेना है, और सॉरी, एक एग्रीमेंट पे एग्री कर जाना है दोनों के कॉमन पैरामीटर्स मैच करने के बाद। और फिर फेज 2 के लिए, यानी कि आईपीसेक के सर्विसेज को रन करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में यूनिडायरेक्शनल टनल्स बनते हैं, मतलब दो आईके जो पेयर्स हैं उनके बीच में सिंगल सिंगल यूनिडायरेक्शनल पाथ तैयार करते हैं, टनल्स बनाते हैं, और फिर अपने इंक्रिप्शन वगैरह लगाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, आपकी टनल पूरी हो जाती है। ये काम है फेज 2 का। अब जो आई के ई 1 का फेज 1 है, ये वर्जन फेज 1 का है। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आई के ई वर्जन 1 मैंने लिखा हुआ है, तो हम पहले वर्जन 1 पढ़ रहे हैं। तो वर्जन 1 के जो फेजेस हैं उसमें दो फेज आते हैं। फेज 1
इस फेज में क्या होता है वही जो हमने बात करी थी कि बाई डायरेक्शनल ऐसे तैयार करता है एज सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी टनल बनाते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं, जो फेज वन आप लिखोगे उसमें जो टर्म्स हैं क्या क्या चीज आती है, एक आती है मेन मोड, एक आती है एग्रेसिव मोड। ये है इसके वर्किंग मोड। फेज वन में आप वर्किंग मोड में काम करते हो, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। उसके बाद इसमें टर्म है इनिशिएटर और रिस्पॉन्डर। इनिशिएटर क्या है, जब भी आप किसी टनल को इनिशिएट करते हो तो जो डिवाइस जो एंड इनिशिएट करेगा उस टनल को यानी नेगोशिएशन को स्टार्ट करेगा उसे आप इनिशिएटर कहोगे, और जो उसका रिप्लाई देगा वो उसका रिस्पॉन्डर होगा। मीन्स आप क्या करने वाले हो, आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन से दोनों जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगरेशन लगा दी है। फेज वन की कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ भी कमांड्स इंसर्ट कर दी, यहाँ भी इंसर्ट कर दी। जैसे आप कमांड इंसर्ट करोगे तो जो पहले नेगोशिएशन को स्टार्ट करेगा, आप फेज वन की नेगोशिएशन पर बात कर रहे हो, तो वो जो नेगोशिएशन स्टार्ट करेगा वो इनिशिएटर कहलाता है, और जो उसका रिस्पॉन्स देता है यानी दूसरा एंड पॉइंट जो है वो रिस्पॉन्डर कहलाता है। ठीक है, दो वर्किंग मोड है, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। दोनों का भी देखते हैं क्या होता है। इन मेन मोड्स के फंक्शन से ही आपके सारे काम चलते हैं। ठीक है, और ये मेन मोड क्या काम करता है भाई, इस मेन मोड के अंदर 6 मैसेज हैं, और इन 6 मैसेजेस के थ्रू ये क्या करता है, जितना भी इसका फेज वन का फीचर है, जो फेज वन की वर्किंग है, मीन्स IKE के जो बाई डायरेक्शनल विजिबिलिटी है उसको चेक करने का काम इन 6 मैसेजेस से करता है। ठीक है, इसमें क्या है, और साथ के साथ ये क्या करता है कि जितना भी नेगोशिएशन हो रहा है आपके पास, जितने भी आप ये पैकेट्स भेजोगे या जो भी आप इसके बीच में भेजोगे उनको भी सिक्योर रखे, उनको प्रोटेक्ट रखे। तो कहीं किसी तरीके का कोई ईव्सड्रॉपर अगर कोई बैठा हो तो आपके ये ऑथेंटिकेशन जो आप चला रहे हो इसको भी चेक ना कर ले, तो इसको भी मेंटेन करता रहता है। ठीक है, अब ये मेन मोड के अंदर मैसेजेस आते हैं। अब ये मैसेजेस क्या हैं, आप जानते हो कि कोई भी सर्विस आप नेगोशिएशन में चलाते हो तो राउटिंग प्रोटोकॉल हो या कोई भी सर्विस हो तो उनके पास अपने मैसेजेस सिस्टम होते हैं। तो यहाँ क्या है, ये मैसेजेस हैं MM1, मेन मोड 1, मेन मोड 2, मेन मोड 3, मेन मोड 4, मेन मोड 5, 6, इतनी तरीके के ये मैसेज है, यानी 6 मैसेज हैं फेज वन में, तो जो फेज वन चलेगा आपका। ठीक है, तो MM1 क्या होता है, ये सबसे पहला मैसेज होता है जैसे इनिशिएटर स्टार्ट करता है। ठीक है, इनिशिएटर ऐसे स्टार्ट करता है और क्या भेजता है, एक या एक से ज्यादा प्रपोजल भेजता है अपने दूसरे रिस्पॉन्डर की तरफ। नेगोशिएशन को स्टार्ट करता है और प्रपोजल भेजता है। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन किस किस के हो सकते हैं इनके बारे में उस मेन मोड MM1 के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। हैश एल्गोरिथम आप फीड करके भेज सकते हो। हैश एल्गोरिथम कौन कौन सी हो गई आपकी, आपको पता है, MD5 और SHA, MD5 एंड SHA, ये एल्गोरिथम है। इनमें से आप किसी एक कॉम्बिनेशन को ले सकते हो। उसके बाद इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं आपके पास, जैसे लाइक डैश 3 डैश, वैसे रिकमेंडेड नहीं है। जो रिकमेंडेड है AES, ये इंक्रिप्शन का रूल लेकर जाता है। ऑथेंटिकेशन के मेथड होते हैं कि भाई आप प्री शेयर्ड कीज को यूज करना चाह रहे हो या डिजिटल सर्टिफिकेट को यूज करना चाह रहे हो, ये भी आप ऑप्शन चूज कर लेते हो। सब कमांड लाइन से चूज हो जाता है। ठीक है, DH ग्रुप मतलब आप कौन सा डेफी हेलमैन ग्रुप यूज करना चाहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन इसकी होगी। जस्ट लाइक आपने 1 लगाया, 2 लगाया, 5 लगाया, या सिस्को वाले रिकमेंडेशन 14-15 के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इसके साथ कैरी होती है। लाइफ टाइम की आपका जो IKE टनल होगा उसका लाइफ टाइम कितना होगा, जस्ट लाइक जो बाई डिफॉल्ट लाइफ टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है। 24 घंटे के बाद IKE की टनल अपने आप डाउन हो जाती है। ठीक है, बस अब इनमें क्या है कि आप जो प्रपोजल बनाते हो, मीन्स नेगोशिएशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने इनमें से सारी चीजें सेलेक्ट की होंगी पहले कि भाई मैं हैश एल्गोरिथम ये लगाऊंगा, इंक्रिप्शन ये लगाऊंगा, ऑथेंटिकेशन ये लगाऊंगा, DH ग्रुप ये लगाऊंगा, लाइफ टाइम ये रखूंगा। तो उसका एक प्रपोजल सेट हो जाता है और MM1 के थ्रू वो रिस्पॉन्डर पर जाता है। रिस्पॉन्डर क्या करता है, उसे रिसीव करता है और उस प्रपोजल से अपने कॉन्फ़िगर्ड पैरामीटर्स को मैच करता है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रपोजल आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्डर क्या करेगा, रिस्पॉन्डर उसको रिसीव करेगा। व्हेनेवर रिस्पॉन्डर रिसीव द प्रपोजल फ्रॉम द इनिशिएटर, वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा कि भाई मेरे पास कौन कौन से एग्रीमेंट, इसमें से कौन कौन से मैचिंग पैरामीटर मैच करता है, तो कौन सा प्रपोजल मेरे साथ सेट बैठेगा। अब सीधे से बात है, आपने यहाँ भी बात करोगे, दूसरा एंड के एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात करोगे, और आपने दोनों ने एक म्यूचुअल कंसर्न से एक प्रपोजल तैयार कर लिया होगा, तो ये उनकी मैचिंग करेगा। अगर मैचिंग नहीं होती है तो टनल अप नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कॉन्फ़िगरेशन में कि दोनों साइड पर सेम सेम आप मैचिंग जरूर बनाएं। ठीक है, तो जैसा प्रपोजल यहाँ है ऐसा ही प्रपोजल वहां होना चाहिए। इसमें हाँ एक छोटी सी बात एक अलग है कि लाइफ टाइम जो है इसका मैच होना जरूरी नहीं है।
मीन्स आपने यहाँ 24 घंटे की लाइफ टाइम रखी है और वहां पर 12 घंटे की लाइफ टाइम है कि वो चाहता है कि 12 घंटे के बाद टनल को एंड कर दिया जाए एक ही की टनल। तो दोनों में से जो भी मिनिमम लाइफ टाइम वाला होता है उसके ऊपर एग्री हो जाते हैं और आपका काम बन जाता है। तो ये खेल है मेन मोड मैसेज का, सबसे इंपॉर्टेंट है MM1। MM2 मैंने बताया ही आपको कि भाई MM1 के रिस्पॉन्स में MM2 जो रिस्पॉन्डर है वो जनरेट करता है, भेज देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, MM1 और MM2 से आपका एग्रीमेंट जो था वो आपने मैच कर लिया कि हम इस प्रपोजल पर काम करेंगे। उसके बाद MM3 इनिशिएटर क्या करता है, अब जो डेफी हेलमैन की एक्सचेंज है उसको स्टार्ट कर देता है। अब आपकी जो की है वो बनाएगा, डीएच ग्रुप आपको लगाना है, वो अपनी कीज जनरेट करता है और वो फिर आगे भेज दिया जाता है। तो MM4 में रिस्पॉन्डर क्या करता है, MM4 की अगर हम बात करते हैं तो जो रिस्पॉन्डर है आपने की भेजी, MM3 से क्या इनिशिएटर ने की भेजी और रिस्पॉन्डर ने MM4 से अपनी की भेजी है। और अब यहाँ क्या हुआ कि जो कीज का इंक्रिप्शन है आइजैक के थ्रू वो स्टेब्लिश्ड हो जाता है और दोनों की कीज आपस में मैच हो जाती हैं, सारी चीजें चेक हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद MM5 में क्या होता है, इनिशिएटर क्या करता है, जो अपना नेबर है उसे अपना आईपी एड्रेस शेयर कर देता है। उसे अपना आईपी एड्रेस शेयर करने के बाद दूसरा राउट क्या करेगा, दूसरा जो राउटर है मतलब जो रिसीवर है आपका जो रिस्पॉन्डर है वो वाया MM6 क्या करेगा, अपना जो पैकेट है और ऑथेंटिकेशन वो उसे भी अपनी आईपी एड्रेस शेयर कर देगा और आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि IKE का जो ऑथेंटिकेशन फेज है विद वाया यूजिंग प्रपोजल्स, मल्टीपल प्रपोजल्स आप भेज सकते हो, एक जरूरी नहीं एक ही भेजो, आप दो भी भेज सकते हो। इन प्रपोजल की मैचिंग से लेकर उन दोनों के ऑथेंटिकेशन की आप ये कह लीजिए एक्नॉलेजमेंट तक के लिए सारा कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होता है, बाई डायरेक्शनल विजिबिलिटी बन जाती है और एक बाई डायरेक्शनल IKE सिक्योरिटी एसोसिएशन तैयार हो जाता है, यानी कि कह लीजिए IKE टनल सेटअप हो जाती है। तो ये काम है मेन मोड का। अब इसी मेन मोड में एक और मोड आता है कि भाई अब इस एग्रेसिव मोड, आप दो तरीके से फेज 1 को लगा सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो मेन मोड या आप यूज कर सकते हो एग्रेसिव मोड। एग्रेसिव मोड क्या है, ये मेन मोड से फास्ट है। मींस मेन मोड को तैयार करने में आपको समय लगता है, राउटर के सीपीयू यूटिलाइजेशन भी लगता है। आप चाहे तो एग्रेसिव मोड कर सकते हो, ये फास्ट मूवमेंट करता है। इसके अंदर सीधी सी बात अगर आप देखो तो यहां मेरे पास क्या है, वहां 6 मैसेज थे, एग्रेसिव मोड में 3 मैसेज है। काम एक ही है, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। जब भी आप फेज 1 तैयार करोगे तो या तो मेन मोड को यूज कर रहे होगे या एग्रेसिव मोड को यूज कर रहे होगे। एग्रेसिव मोड फास्टर है बट मेन मोड सिक्योर है। तो यहाँ अगर एग्रेसिव मोड में भी आप करते हो तो 3 ही मैसेज चलाता है, M1 M2 M3। इसमें क्या है आप यहाँ पर देखें, इनिशिएटेड सेंड ऑल द इन्फॉर्मेशन कंटेन MM1 MM3 एंड M5। तो AM1 जो है यानी एग्रेसिव मोड 1 जो है उसके अंदर मेन मोड 1 मेन मोड 3 और मेन मोड 5 यानी कि रिस्पॉन्डर वाले जितने भी मैसेज थे उनकी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। इसके दूसरे मैसेज में AM2 के अंदर क्या होता है कि जो MM2 MM4 MM6 है उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी जाती है और इसे रिस्पॉन्डर वाला काम किया जाता है। AM3 का मतलब क्या है कि वो जो ऑथेंटिकेशन के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपस में शेयर हो जाते हैं और फिर आपका जो आई के जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है, जो टनल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहां जाकर आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फेज 1 तैयार होने के बाद आता है आपका भाई फेज 2। फेज 2 से पहले पढ़ लेते हैं वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 2 पढ़ लेते हैं। वो था वर्जन 1 का, अभी हमने क्या किया, IK की टनल बनाई है। अब वर्जन 2 में क्या है, वर्जन 2 में क्या है, सबसे पहली बात जो आपके अगर आप वहां पर देखो 6 पेयर है। ठीक है, 4 पेयर है, आप ये मान लीजिए वर्जन 1 में 6 तो मैसेज मेन मोड के हो गए और 3 होते हैं अभी फेज 2 के। ठीक है, फेज 2 की अगर हम बात करें तो चलो पहले फेज 2 देख लेते हैं, फिर मैं वर्जन 2 आपको दोबारा से बताता हूँ। तो इस स्लाइड्स के यहाँ हम थे फेज 1 पे और अब आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 1 के बाद आता है फेज 2। फेज 1 ने क्या किया, फेज 1 ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई ऑथेंटिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब फेज 2 के अंदर क्या होगा, IPsec की टनल आप बनाओगे और इसे हम लोग कहते हैं क्विक मोड। यहाँ एक ही मोड होता है क्विक मोड, वहां होता है मेन मोड, यहाँ होता है क्विक मोड। IK फेज 2 को कहते हैं क्विक मोड। ठीक है, क्विक मोड क्या है कि ये IPsec के जो एस्टेब्लिशमेंट है, IPsec की जो आप टनल बनाओगे अब उसका काम होगा यहाँ पर। ठीक है, IKE जो है वो बाई डायरेक्शनल है और जो IPsec है ये यूनिक डायरेक्शनल है। मींस यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए एक यूनिक होता है, दूसरे पॉइंट से मतलब आप समझ लीजिए इनिशिएटर टू रिस्पॉन्डर
एक टनल का ऑप्शन है, और रिस्पॉन्डर टू इनिशिएटर भी एक टनल बनता है। यानी कि कह लीजिए दो सिक्योरिटी एसोसिएशन तैयार किए जाते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, दोनों को अलग अलग मेंटेन करता है। इस क्विक मोड के पास 3 मैसेज हैं भाई, बस बहुत सिंपल सी बात है। इसे कहते हैं QM1, QM2 और QM3। QM1 क्या होता है इसमें क्या है कि जितने भी इंक्रिप्शन है, आप क्रिप्टोग्राफिक जो इंक्रिप्शन आप लगा रहे हो, वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, उनके जितने भी एल्गोरिदम्स हैं जो आप लगाओगे, जो फेज 1 में आपने सेट किया था, और क्या ट्रैफिक इनक्रिप्ट होगा, क्या करना है, वो सारे डिसाइड करता है QM1। ठीक है, और इनिशिएटर इसे भेजता है दूसरे के पास। रिस्पॉन्डर क्या करता है, QM2 के थ्रू वो बता देता है कि हाँ मेरे भी मैचिंग पैरामीटर, जैसे IKE के अपने इनक्रिप्ट वो लगाए थे, ऑथेंटिकेशन DH ग्रुप लगाया, एक्सचेंज लगाया, उसी में आपने इंक्रिप्शन की सेट कर दी थी। तो अब IPsec का जो काम है, उसका काम क्या है कि इंक्रिप्शन को कंप्लीटली एग्री कर लेना। तो दोनों टनल के एंड पॉइंट्स जो है वाया QM1 अपने जो इंक्रिप्शन और इंटीग्रिटी एल्गोरिदम्स है उनको शेयर कर लेते हैं और उसके साथ मैच हो जाते हैं और इंक्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। रिस्पॉन्डर वही सेम बताता है उसके बारे में। QM3 क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट है कि भाई दोनों जो पीयर्स हैं, जब अब ये दोनों QM1 QM2 आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद QM3 से एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट आता है कि दो यूनिडायरेक्शनल टनल्स जो है मैंने बना लिया। ठीक है ये काम इसके पास आ जाता है। अब इसमें क्या है, ये मैंने अलग से एक लिखा हुआ है परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि इसे आप समझें। जहां था मैं, यस, ये क्या है कि एक तरीके का इंक्रिप्शन फीचर। परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी क्या है, यूजुअली रिकमेंड करते हैं हम लोग कि आप जैसे PFS फीचर को यूज कीजिए। ये PFS क्या करता है, जस्ट लाइक आप ये बात कर लीजिए कि आप दो सिक्योरिटी एसोसिएशन को कंप्लीट कर रहे हो और उसमें आपने की एक्सचेंज की है। अब की आपने एक्सचेंज किए हैं, PFS क्या करता है, जब भी आप नियर बाय फ्यूचर में कोई भी दोबारा से जब टनल को इनिशिएट करोगे, काम करोगे, तो आपकी जो की है वो क्या है, रिफ्रेश हो जाएगी। फ्यूचर में एवरी टाइम जब भी आप टनल को इनिशिएट करते हो, बंद करते हो, फिर दोबारा से करते हो, एवरी टाइम की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसे कहते हैं PFS फीचर। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन इसमें यूज में होता ही है। इससे क्या होता है कि अगर कोई की आपकी कॉम्प्रोमाइज भी होगी किसी वजह से, किसी हैकर ने या किसी यूजर ने या किसी भी मैन इन द मिडिल ने आपकी की को डिटेक्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट जब आप टनल बनाओगे तो वो की यूज नहीं होगी, दूसरी की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये इतना साउंड फीचर है, तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा ये रहता है कि आप PFS को यूज कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका फेज 2। अब आ जाते हैं वर्जन 2 के ऊपर भाई। ये स्लाइड थोड़े सा मेरे इधर से उधर हो गई है, तो कोई बात नहीं। तो फेज 1 में आप लोगों ने क्या सीखा भाई, आप लोगों ने फेज 1 में सीखा था कि IKE को कैसे लगाओगे। IKE टनल बनता है फेज 1 के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है कि एक्सचेंज हो जाते हैं आपके। उसके बाद जो फेज 2 है, फेज 2 में IPsec की टनल तैयार हो जाती है। तो यहाँ आपने ऑथेंटिकेशन कर लिया और यहाँ आपने क्या कर लिया, यहाँ आपने अपना इंक्रिप्शन सेट कर लिया, और अब आपका डेटा कंप्लीट टनल अप हो जाती है और आपका डेटा बाईपास हो सकता है इन द सिक्योर मैनर में। ठीक है, पेयर के IP एड्रेस वगैरह सब चीजें आपने यूज कर ली। अब यहाँ वर्जन 2 आता है भाई। वर्जन 1 तो हमने पढ़ लिया, वर्जन 2 क्या देता है, वर्जन 2 आपको एक बहुत अच्छा फीचर देता है। पहली बात तो ये इवोल्यूशन है वर्जन 1 के ऊपर, बहुत सारे फीचर्स हैं जो वर्जन 1 के अंदर नहीं है। ठीक है, वर्जन 2 के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही एडवांस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो फीचर्स की अगर बात करो तो बहुत ही फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके का कोई वेस्टेज नहीं है। ये केवल दो ही मैसेज चलाता है भाई, इसके पास क्या है, दो ही मैसेज हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि भाई ये एक कॉम्बिनेशन है, एक्सचेंज एक मैसेज होता है इसमें, जैसे कहीं जगह रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस भी कहा जाता है। एक ही मैसेज रिक्वेस्ट का भी काम कर लेता है और रिस्पांस का भी काम कर लेता है, यानी कि एक ही मैसेज के अंदर सबके सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे मेजर जो डिफरेंस है वर्जन 1 वर्जन 2 में, वो है कि भाई ये किस तरीके से अपने जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है उनको एस्टेब्लिश करता है।
सबसे बड़ा मेजर चेंज यही है कि इसके जो टनल्स हैं वो उसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो ही टोटली डिफरेंट है। यहाँ जो कम्युनिकेशन है, पूरा जो कम्युनिकेशन वर्जन 2 करता है वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के पेयर में होता है, जैसे आप लोग कहते हैं एक्सचेंज और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर कह लेते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, अगर आप इसके बारे में डिफरेंसेस को पढ़ना चाहते हो तो मुझे याद आता है आरएफसी है 7296। तो आरएफसी 7296 में वर्जन 1 और वर्जन 2 के सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो बात कर लेते हैं, यहाँ केवल दो ही मैसेज है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ मैंने ये जो मैसेज है, सबसे पहला जो मैसेज चलाता है वर्जन 2, ये है exchange 1 IKE SA INET। इसमें क्या है, जितने भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है उसकी नेगोशिएशन होती है, जितने भी कीज हैं डीएच ग्रुप हो गए उसका सारा एक्सचेंज हो जाता है, और जितना भी सिक्योरिटी एसोसिएशन आप लोग मतलब सॉरी उस कह लीजिए जो भी आप टनल बना रहे हो आईके वाले, उसके लिए जितने भी आपने जो प्रपोजल बनाए थे, वो जो हमने प्रपोजल MM1 में बनाया था, वो सारा का सारा काम यही कर लेता है। और MM1 से MM4 तक के सारे मैसेज जो होते हैं वो एक ही सिंगल रिक्वेस्ट रिपेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इनिशिएटर भी ये भेजेगा और रिस्पॉन्डर भी यही मैसेज भेजता है, तो इसी में आपका काम हो जाता है, अलग से वो 4 मैसेजेस नहीं है आपके पास। तो फेज 1 यहां तैयार हो जाता है इसी में। सेकंड में वो है एक्सचेंज 2। एक्सचेंज 1 हो गया आपका फेज 1 और एक्सचेंज 2 हो गया फेज 2। तो यहाँ है IKE ऑथेंटिकेशन। ये क्या है कि जितने भी प्रीवियस मैसेज आपने जितनी भी आइडेंटिटी कह लीजिए, जितने भी सर्टिफिकेट की आपका जो प्रपोजल बनाया था उसको सेटअप करने के बाद अब पूरा एक IKE की टनल अप हो जाती है और फिर एक IPsec की टनल अप हो जाती है, जैसे चाइल्ड ऐसे कहते हैं, लीगल टर्म इसकी यही है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, इसी में आपके फेज 2 के QM1 QM2 MM5 MM6 सब कुछ हैं, और केवल आपके पास 2 ही मैसेज है। मीन्स आपके पास जो मैसेज चलाने हैं फेज 1 और फेज 2 में शॉर्टेज देके केवल 2 ही मैसेज के अंदर काम हो जाता है, क्योंकि ये पेयर में चलता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर में ही आपका सारा काम हो जाता है। रिक्वेस्ट के टाइम में रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उसी मैसेज को दोबारा वापस भेज दिया जाता है, तो रिस्पॉन्स आ जाता है। मीन्स अलग से कोई ऐसा मैसेज नहीं बनाया MM1 MM2 MM3 सेक्स की तरह, QM1 QM2 QM3 के तरह नहीं बनाया। तो इन्होंने क्या किया, वर्जन 2 को बहुत शॉर्ट कर दिया, फास्ट कर दिया और बहुत सारी सर्विसेज के साथ इसमें ऐड किया। तो सबसे पहले ये डिफरेंस तो यही। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं वो है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में अगर आप बात करो तो एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब कि आपकी बैंडविड्थ बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, लिंक बिल्कुल बिजी नहीं होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स बहुत ज्यादा कम है इसके अंदर, तो डेफिनेट सी बात है आपके लिंक बहुत एफिशिएंट रहते हैं। दूसरा जो इसके फीचर्स हैं, जस्ट लाइक एलिप्टिकल कर्व डिजिटल सिग्नेचर यानी ECDS से बोलते हैं इसको, ये एल्गोरिथम्स आप यूज कर सकते हो। EAP आप यूज कर सकते हो। EAP क्या है कि रिमोट VPNs के लिए आपको बहुत फायदेमंद एक सर्विस है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन इंक्रिप्शन है। अब ये इंक्रिप्शन क्या है जो ये IKE वर्जन में सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे जैसे लाइक मैं बात करूं तो AES JCM है, एक एल्गोरिदम है, इसे कहते हैं गैलियोस काउंटर मोड। ये एक एल्गोरिदम ये है इंक्रिप्शन की। एक वो आपके SHA के 256 384 और 512, ये भी इंक्रिप्शन सपोर्ट है इसके पास। HMAC SHA 256 ये सपोर्ट आपके पास है। ECDH है इसके पास। ECDH के भी ECDH ये है इलिप्टिक कर्व डिजिटल एक्सचेंज। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी बिट्स में आती हैं, इसकी भी बिट्स आती हैं। ECDH भाई आपका एक तो नॉर्मल आता है इलेक्ट्रिक कर्व DH, और एक आता है 384 आता है, 384 बिट तक आ सकता है। एक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, वो भी ECDH से भी अलग से होते हैं। ये क्या है की एक्सचेंज है DH। ECDH क्या है, इलिप्टिक कर्व डेफी हेलमैन ग्रुप का एक्सचेंज है। ये डिजिटल सर्किट है, ओ सॉरी सर्टिफिकेट है, DSC जैसा बोलते हो। ECDS को समझ लो, अगर मैं आपको बताऊं ये क्या होता है बेसिकली, जस्ट लाइक आपके पास एक बिट है, इंक्रिप्शन है आपके पास 2⁻80 बिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैकर को 2 × 80 नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी चेक करने होंगे, यानी इतने ऑपरेशंस लगाने होंगे। मतलब आपने 80 बिट लगा रखा है और उसका इंक्रिप्शन आपने सेट कर रखा है, चाहे की पर लगा रखा है आपने, तो ये क्या करता है कि तो यूजुअली क्या कहते हैं कि आप 2⁻80 की
ऑपरेशन अगर कोई लगा ले तो आपकी प्राइवेट की को डिकोड कर सकता है। अगर आपने उसे ECDS से में कन्वर्ट कर दिया, कोई भी नॉर्मल ऑथेंटिकेशन की जगह आपने ECDS से कोई यूज किया हुआ है, इस डिजिटल सर्टिफिकेट को लगाया, तो ये ट्वाइस हो जाता है। मतलब आपने लगाया था 2⁻80 का आपने इंप्लीमेंट किया, इतनी बाइट का आपने इतने बिट्स का आपने इंक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन में सेट किया था, इतनी बड़ी बिट बनाना चाहते थे आप, तो ये ऑटोमेटिकली 160 हो जाता है। जितना आप लगाओगे, आप 250 से लगाओगे 512 हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आप करोगे उसका बढ़ता चला जाता है ये। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो वर्जन 1 के अंदर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। ECDS से को भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो भाई RFCs हैं बहुत सारी, 4754 है मेरे ख्याल से। हाँ, ECDS के बारे में अगर आप जानना चाहते हो 4754 RFC के अंदर आपको पता लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सारा जो ECDS से सिग्नेचर है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा यूज है। कहीं कहीं ये भी मैंने सुना है कि ECDS से भी लोगों ने यूज किया था और उनकी प्राइवेट की हैक हो गई। सोनी के साथ एक इवेंट हुआ था, ये मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए पुरानी बात है। तो उन्होंने क्या कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सही नहीं किया था, उन्होंने इसको भी स्टैटिकली कर लिया था। जैसे PFS को यूज करते हो तो PFS को भी उन्होंने सही तरीके से यूज नहीं किया था। तो बहुत सारे चीजें हैं जिनको अगर आप सही से नहीं लगा पाते तो भी आपका VPN ब्रेक हो सकता है। आप ईज़ड्रॉपर आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन इंक्रिप्शन, ये सारी हैं। एसिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एसिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब कि एक साइड की ऑथेंटिकेशन आपके अलग की पैरामीटर्स की है, दूसरी अलग की पैरामीटर की है, यानी कि दोनों की जो बिट मैचिंग है वो अलग है। एक साइड में आपने 80 बिट की लगा रखी है और एक साइड में अगर 85 बिट की लगा रखी है तो भी आपका एग्रीमेंट फॉलो हो सकता है। ये काम एडवांटेज जो है वर्जन 2 के अंदर है। उसके अंदर क्या है, वर्जन 1 में सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, मतलब दोनों साइड की केम्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंट की पर भी आप काम कर सकते हो, ये आपको थोड़ा सा लिबरल है। दूसरी बड़ी बात, एंटी डिनायल ऑफ सर्विस सपोर्ट इसी के पास। वर्जन 1 के अंदर आप किसी भी तरीके की एंटी डिनायल ऑफ सर्विस नहीं देते। तो ये दोनों फीचर्स मिलाकर आपके सामने आ जाता है कि भाई इन दोनों फीचर से आपके सामने ये जो हमने डिस्कशन किया है, ये सारे जो फीचर्स हैं वर्जन 1 और वर्जन 2 के, इसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि भाई जब आप टनल बनाने जाओगे तो वर्जन 1 लगाना है या वर्जन 2। वर्जन 1 लगाना चाहते हो तो उसमें भी मेन मोड के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करोगे या एग्रेसिव मोड में, तो मेरा सजेशन यही है कि मेन मोड के थ्रू जाओ आप भाई, क्योंकि एग्रेसिव मोड थोड़ा सा फास्ट तो है पर लेकिन इतना सिक्योर नहीं। मेन मोड में क्या होता है कि आप जितने भी सिक्योरिटी एसोसिएशन एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब आपने जो भी पैरामीटर्स भेजे हैं वो हाइड रहते हैं, यानी कि जो पीएस की आइडेंटिटी है वो आउटसाइड वर्ल्ड को, किसी भी ईव्सड्रॉपर को नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर आप एग्रेसिव मोड लगाते हो तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो ओपन रहती है और वो देखा जा सकता है। तो यूजुअली रिकमेंडेशन ये है कि आप मेन मोड पर जाओ क्योंकि सिक्योर है बहुत ज्यादा। यस, थोड़ा सा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, CPU साइकिल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पैकेट ज्यादा है, मैसेज ज्यादा है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है, बाकी आपके ऊपर रहता है आप किस हिसाब से लगाओगे। अब बात ये आती है, फीचर्स भी मैंने बता दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया वर्जन आई के ई को। अब बात ये आएगी कि आप इसको लगाओगे कैसे भाई। तो लगाने के लिए मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। ठीक है, लैब बनाएंगे और उसमें आप समझ पाओगे कि किस तरीके से टनल सब। और जो आगे के VPNs के फीचर हैं जैसे गेट VPN है और बहुत सारे VPN है, रिमोट VPN है, इजी VPN है, उन सब के लिए भी वीडियोस आएंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियोस में, और इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे भाई अगले वीडियो में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।